हाँ भाई, केमिकल काइनेटिक्स का आज बेटा हम पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का आज हम पार्ट 7 स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स के 6 पार्ट देखे हैं। 6 पार्ट में हमने अलग अलग रिएक्शंस देखे हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज हम पढ़ लेते हैं पार्ट 7। तो पार्ट 7 पढ़ने से पहले क्विकली बेटा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में किससे शुरुआत करी थी हमने? रेट ऑफ रिएक्शन से। आपको अब बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो आप फटाफट बता दोगे सर, आपको सामने प्लस माइनस लगाना है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले लो या चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ले लो डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टेकन। इसकी यूनिट अगर मैं पूछूंगा तो आप बोलोगे सर मोल पर लीटर पर सेकेंड है। अब ध्यान देना बेटा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मोल पर लीटर को लोग आजकल मोलार से भी लिखने लगे हैं, तो इसकी यूनिट मोलार पर सेकेंड भी हो जाती है। दूसरी बात आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को कितने मोल के रिस्पेक्ट में लेना है बेटा? 1 मोल के रिस्पेक्ट में लेना है। और 1 मोल के रिस्पेक्ट में आप कैसे लेते थे? जो भी स्टिक्योमेट्री थी आप उसका रेसिप्रोकल कर देते थे। रेट ऑफ रिएक्शन के 2 फॉर्मूले थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो। दोनों का फॉर्मूला किसके बराबर आता था? N × ROR। रेट ऑफ रिएक्शन का दूसरा फॉर्मूला था बेटा क्या? X/T। फिर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस करे थे, है ना। फिर उसके बाद बेटा हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या देखा था हमने? लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने ये देखा था कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के जितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बराबर है, और रिएक्टेंट के जितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका अगर मैं सम लूँगा तो किसके बराबर आ जाता था? मॉलिक्यूलरिटी के बराबर आ जाता था। मतलब रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए उनका जो सम है वो मॉलिक्यूलरिटी है, और रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल ऑर्डर में जितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए उनका सम क्या हो जाता है बेटा? ऑर्डर हो जाता है। तो ये भी मैंने देखा था। कौन से लॉ में देखा था? रेट लॉ में देखा था। रेट लॉ में जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसकी थी? A की पावर अल्फ़ा और B की पावर बीटा। ये रेट लॉ में से प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो रेट कांस्टेंट आ जाएगा, A की पावर अल्फ़ा और B की पावर बीटा। फिर बेटा हमने देखा था अल्फ़ा और बीटा को सम कर दूंगा तो ऑर्डर निकल जाएगा। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में मैंने अलग अलग केसेस में डिफरेंस देखे थे। जैसे ऑर्डर को मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी स्लोएस्ट स्टेप से निकाल सकता हूं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी को ओवरऑल रिएक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स में मैं डिफाइन नहीं कर सकता। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ी थी, याद है कि मॉलिक्यूलरिटी बेटा 3 से ज़्यादा बहुत रेयर होती है, क्योंकि 3 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल एट द सेम टाइम बहुत रेयर होता है। फिर उसके बाद हम आ गए थे वेरियस कंडीशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा निकालने के अलग अलग तरीके देखे थे। फिर हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट देखा था बेटा। रेट कांस्टेंट की यूनिट से मैं क्या बता सकता हूँ? ऑर्डर बता सकता हूँ। मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। फिर उसके बाद मेरा सबसे पहले ऑर्डर का रिएक्शन आया था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता था, और उसका जो फॉर्मूला है दोनों का क्या हो जाता था बेटा? X/T। दूसरा जो हाफ लाइफ है ज़ीरो ऑर्डर के लिए उसका फॉर्मूला था A/2K0। यही था। इसके बाद मैंने क्या किया था बेटा? ग्राफ पढ़ने लग गया था मैं। अलग अलग केसेस में ग्राफ कैसे अप्लाई करेंगे ये देखा था मैंने। तो हमने ये सीखा था बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स में केवल और केवल कौन से ग्राफ होती हैं? स्ट्रेट लाइन की ग्राफ होती है, और स्ट्रेट लाइन की जो ग्राफ होती है बेटा उसका इक्वेशन क्या होता है? y = mx + c। ये हमने सीखा था। y ऐसा कोई भी टर्म है बेटा जो कि कौन से एक्सिस में आया है? y एक्सिस में। x ऐसा कोई भी टर्म है जो कि कौन से एक्सिस में आया है? x एक्सिस में। m जो है बेटा वो क्या है? स्लोप है। और c क्या हो जाता था मेरा? बोलो। c जो है बेटा मेरा इंटरसेप्ट हो जाता था। क्या हो जाता था? इंटरसेप्ट। स्लोप की 2 वैल्यू पॉसिबल थी। अगर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ बनेगा, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। स्लोप की वैल्यू बेटा नेगेटिव होती थी तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, नीचे की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट की 3 वैल्यू होती थी बेटा।
इंटरसेप्ट की वैल्यू 0, तो ग्राफ मेरा ओरिजिन से चालू होगा। कहाँ से चालू होगा? यहाँ से, ओरिजिन से। इंटरसेप्ट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो ग्राफ मेरा पॉजिटिव वाई एक्सिस यहाँ से चालू होगा, और इंटरसेप्ट की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ग्राफ मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस बोले तो यहाँ से चालू होगा। ये हमने देखा था। फिर हम आज की क्लास में बेटा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो वो सब अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अपन अब फाइनली अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले लिखा है इन अ रिएक्शन 2a + b गिव्स a2b। तो आपको पता है बेटा, किसी भी रिएक्शन में अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर रिएक्शन लिखा है तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, उस रिएक्शन को लिखूँगा 2a + b गिव्स a2b। जो रिएक्टेंट A है विल डिसअपियर एट, आपको दिया हुआ है रिएक्टेंट A किस तरीके से डिसअपियर होगा। तो आपको पता है बेटा कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस की जब भी वो बात करता है तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का कौन सा मेथड लगाना है? फर्स्ट मेथड लगाना है। और फर्स्ट मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो, ये किसके बराबर होता है? n × ROR के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो A है वो कैसे डिसअपियर होगा। बोल रहा है B जैसे डिक्रीज होगा उसकी आधी स्पीड से या हाफ रेट दैट द B विल डिक्रीज, द सेम रेट दैट B विल डिक्रीज, यानी कि B जैसे डिक्रीज होगा उसकी सेम रेट से होगा, ट्वाइस द रेट दैट B विल डिक्रीज, B जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है उसकी 2 गुना से A डिसअपियर होगा, और चौथा है द सेम रेट दैट A2B विल अपीयर, A2B जिस स्पीड से अपीयर हो रहा है उसी स्पीड से ये कम होगा। तो बेटा देखिए, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप डायरेक्ट इक्वेशन डालोगे ना तो बन जाएंगे, लेकिन अभी बनेंगे 100 में से 90 बार आपको बनेंगे, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे, जब आपको थोड़ी सी जल्दी होगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, शायद थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी होगा, तो उस केस में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी सिर्फ ये है बेटा कि खराब क्वेश्चन या कठिन क्वेश्चन जाए तो जाए, लेकिन इजी क्वेश्चन जो है हाथ से ना जाए। इजी क्वेश्चन आपको बनना ही चाहिए। उसके लिए 10 सेकंड भी अगर एक्स्ट्रा लगता है ना बेटा, तो 10 सेकंड हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अब वो 10 सेकंड किस में लगेगा? इक्वेशन लिखने में लगेगा। तो मैं अपनी इक्वेशन लिखता हूं। मैं सबका डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस बना दूं क्या? मैं A का डिसअपीयरेंस बना देता हूं, मैं B का बना देता हूं, A2B का बना देता हूं, और फिर कंपेयर कर देता हूं। तो देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बराबर n × ROR। A की स्टिक्योमेट्री 2 है बेटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? वेरी गुड, 2 × ROR। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B जो है वो 1 × ROR बोले तो ROR, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, ये सॉरी C बोल रहा हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A2B ये भी किसके बराबर हो जाएगा? ROR। अब इक्वेशन मैच कर लीजिए। आपके जो भी ऑप्शन दिए हैं उसमें देखिए कौन सा सही है। देखिए, जो B जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है वो क्या है? ROR, और A जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है वो क्या है? 2 × ROR। तो उस हिसाब से तो मुझे सही ही ऑप्शन C लग रहा है कि B जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा है उसकी 2 गुने स्पीड से क्या हो रहा है? A डिक्रीज हो रहा है, ट्वाइस द रेट दैट B विल डिक्रीज। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमारे हाथ से नहीं जाने चाहिए। लिखिए, आगे आ जाए। देखो, सबसे पहले दिया हुआ है द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 3 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले ही रेट कांस्टेंट की यूनिट देख करके, सबसे पहले ही रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के आपका दिमाग जो है खुल जाना चाहिए, आपका दिमाग चालू हो जाना चाहिए कि हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ी थी, और रेट कांस्टेंट की यूनिट पढ़ी ही क्यों थी? ताकि मैं ऑर्डर बता सकूं। तो जब मोल पर लीटर पर सेकंड रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है तब आपको पता है कि सर ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन दिया है? 0 ऑर्डर का रिएक्शन दिया है। कौन से ऑर्डर का दिया है? 0 ऑर्डर का। और क्या वो हमको डायरेक्टली वो बताना चाहता था? नहीं, हमको वो इनडायरेक्टली बताना चाहता था, इसलिए रेट कांस्टेंट की यूनिट दी है। बोल रहे हैं आफ्टर 25 सेकेंड, 25 सेकेंड यानी कि टाइम की भी वैल्यू दे दी है।
द रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज 0.5 m, यानी कि रिमेनिंग कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते थे भैया, a माइनस एक्स से लिखते थे। a माइनस एक्स दे दिया है 0.5 मोल पर लीटर या मोलार, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन निकालना है, ठीक है। तो चलो इससे तो आ जाएगा मेरा आंसर। चूंकि आपको पता चल गया बेटा कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, जीरो ऑर्डर का लगेगा। a माइनस एक्स की वैल्यू दी हुई है 0.5, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने पढ़ा था रेट कांस्टेंट k नॉट बराबर x बाई टी होता है। तो क्या मैं x की वैल्यू k नॉट इंटू टी डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ, और k नॉट इंटू टी दोनों की वैल्यू दी हुई है। तो a माइनस के नॉट इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा 0.5। a माइनस के नॉट की वैल्यू कितनी दी है बेटा 3 इंटू 10 की पावर -2, टाइम दिया हुआ है 25 सेकेंड बराबर 0.5। ये हो जाएगा 25 दिया 75, 75 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो जाता है 0.75 बराबर 0.5। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.75, और ये हो जाएगा 1.25 मोलार लिख सकते हो, या आप चाहो तो 1.25 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो। क्लियर है। तो इसमें मेन ट्विस्ट क्या था, इस क्वेश्चन में मेन चीज़ जो आपसे वो जानना चाह रहा था कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट वाला टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने रेट कांस्टेंट की यूनिट वाला टॉपिक नहीं पढ़ा और आपने नहीं समझा, तो आपको जीवन में समझ में नहीं आ सकता कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या है, जीरो ऑर्डर है, और आपको जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला डालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलो आगे, 3.4 ग्राम अमोनिया इज हीटेड इन 100 ml कंटेनर। जो अमोनिया है वो 3.4 ग्राम दिया हुआ है, उसको हीट किया है मैंने किसमें 100 ml कंटेनर में। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 10 की पावर -2 मोलार पर सेकेंड। और मोलार पर सेकेंड क्या होता है बेटा, मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। और इसको देख के आप तुरंत समझ गए होंगे कि सर ये कौन सा ऑर्डर है, ये तो जीरो ऑर्डर है, मतलब जीरो ऑर्डर का ही फॉर्मूला लगेगा। फाइंड द टाइम फॉर 40% डिसोसिएशन ऑफ NH3। अमोनिया 40% डिसोसिएट हो रहा है, उसमें कितना टाइम लगेगा आपको बताना है। तो इक्वेशन बना लेता हूँ। T = 0 में आपको पता है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A होती है, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है 0। T = एनी गिवन टाइम, यही आपको निकालना है। ये A माइनस एक्स है और ये क्या है x। अमोनिया की इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है बेटा 3.4 ग्राम। कितना दिया हुआ है 3.4 ग्राम, और आपको निकालना है टाइम फॉर 40% डिसोसिएशन। अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, रेट कांस्टेंट में जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला होता है x बाई टी। क्या फॉर्मूला होता है भैया, x बाई टी। अब टाइम आपको निकालना है, k नॉट दिया हुआ है, कहीं से भी मुझे x की वैल्यू पता चल गई तो मेरा आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40% डिसोसिएशन, यानी कितना परसेंट टूट रहा है, 40% टूट रहा है। तो अगर बोलूंगा A माइनस एक्स यानी कि बच कितना गया, तो आप बोलोगे 60%, और बन कितना गया, जितना टूटा, यानी कि 40% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, 40% ऑफ A। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 40/100 इंटू 3.4 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और ये x की वैल्यू आ गई, क्या मैं x की वैल्यू डाल दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है बेटा वो क्या है, ग्राम है, और आपको पता है कि यहाँ पे x की यूनिट किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में। किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर में। तो पहले इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्राम को सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करते हैं, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे बेटा, अमोनिया का लेंगे। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 × 3 17। इसको 17 से डिवाइड कर दिए। क्या अभी भी मेरा काम बना, नहीं, मुझे इसको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। तो वॉल्यूम दी होगी, उससे मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। वॉल्यूम दी है बेटा 100 ml, जब भी 100 ml देता है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मोल पर लीटर में आ गया। तो चलो काटा पीटी स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट है, 1 0 नीचे आएगा, 1000 और 1000 कैंसिल, 17 दूनी होता है 34, ये 40 और इंटू 2 हो जाएगा 80, 80 डिवाइडेड बाई 100, 8/10 यानी कि 0.8 मोल पर लीटर। अब मैं वैल्यू डाल देता हूँ। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है
10 की पावर -2, x की वैल्यू आपने निकाला 0.8 और t आपको बताना है, तो t हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 बेटा ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो 0.8 इंटू 10 की पावर 2 और ये आंसर आ जाएगा 80 सेकेंड। कितना आ जाएगा भैया? 80 सेकेंड। इस प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें दो ट्विस्ट था बेटा, एक तो 40% डिसोसिएशन यानी कि 40% ही लेना इनिशियल कंसंट्रेशन का, और इनिशियल कंसंट्रेशन ग्राम में दी हुई है जो कि एप्रोप्रिएट यूनिट इसकी होती है मोल पर लीटर, तो ग्राम को आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। ये है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज फाउंड टू बी, रेट कांस्टेंट बोले तो के, रेट कांस्टेंट दिया है 3 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ क्या रहा है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको पता है जैसे ही ये यूनिट देख लिया आपने, तुरंत आपके दिमाग जो है चलने लगेगा और आप बोलोगे कि सर कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है? 0 ऑर्डर का। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़े, चल। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड 0 ऑर्डर रिएक्शन रिस्पेक्टिवली इज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और 0 ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट आपसे पूछ रहा है। तो देखते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है, निकालने का तरीका मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का पूछ रहा है तो n की वैल्यू ऑर्डर की 1 डाल देते हैं, 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, ये सब आपने किया हुआ है, फिर से करवा रहे हैं। 1 माइनस 1 0 होता है कि कोई किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो सेकेंड इनवर्स कहाँ दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में, है ना। तो मतलब सी और डी तो नहीं हो पाएगा, फर्स्ट और सेकेंड ही होगा। अब 0 ऑर्डर के लिए पूछ रहा है तो 0 ऑर्डर के लिए जस्ट अभी पिछले आपने देखा है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, तो ये हो जाएगा मोल की पावर 1 लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। या इसी को बेटा मोल पर लीटर को आप मोलार बोलते हो, सेकेंड इनवर्स। तो मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट के काफ़ी सवाल आते हैं बेटा, इसलिए मैंने भी 2-4 क्वेश्चन इसमें डाल दिए हैं। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और रेट कांस्टेंट की यूनिट से आप ऑर्डर पता लगाते हो। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, है ना। हो गया ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। फॉर अ रिएक्शन 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, तो रिएक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले मैं उसको लिखता हूं, 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज द रेट बाय द फैक्टर ऑफ 8। अगर दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मैं डबल कर रहा हूं तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितने गुना बढ़ जा रहा है? 8 गुना बढ़ जा रहा है। एंड डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ B अलोन डबल्स द रेट। और अगर दूसरे केस में मैं सिर्फ अगर B की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है? 2 गुना। आपको रेट लॉ बताना है, मतलब कुल मिला के रेट लॉ या रेट इक्वेशन बताना है, या और सिंपल बोले तो आपको कुल मिला के अल्फा बीटा बताना है। क्या बताना है? अल्फा बीटा बताना है। तो सबसे पहले मैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। ए की पावर मुझे पता नहीं है तो मैं अल्फा लिखूंगा, बी की भी पावर मुझे पता नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? बीटा लिखूंगा। अब अल्फा और बीटा मुझे निकालना है, अल्फा और बीटा निकाल दूंगा, या तो 1 या 2 आएगा, या 2 या 1 आएगा, या 1 या 1 आएगा, या 2 या 2 आएगा। जैसे ही मैं अपनी अल्फा और बीटा की वैल्यू बता देता हूं, मेरा रेट लॉ, ये जो मेरा जो इक्वेशन दिया हुआ ये आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है बेटा कि मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे बताऊंगा? तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बताने का तरीका यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले मैं बाज वाला स्टेटमेंट लिखता हूँ। ये बोल रहा है बेटा कि यहाँ पे मैं रेट इक्वेशन बनाता हूँ, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। बोल रहा है कि अगर मैं B की कंसंट्रेशन क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो मैं भी डबल कर देता हूँ। अगर मैं B की कंसंट्रेशन डबल कर देता हूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो जा रहा है बेटा? 2 गुना हो जा रहा है,
ठीक है। तो जैसा जैसा वो बोलता है वैसा वैसा कर देता हूँ। यहाँ पे आंसर 2 आना चाहिए और बी की भी कंसंट्रेशन क्या कर दिया है, डबल कर दिया है। तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है बेटा, बीटा निकालना है। तो बीटा की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, लेकिन बीटा की सिर्फ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो कि जब पावर में आए तो आंसर क्या है, 2 आए। अंदर क्या है भैया, 2 है। अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 लूँगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं बीटा की वैल्यू 0 लूँगा तो 2 की पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या बीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं हो सकती। अब देखता हूँ मैं, अगर बीटा की वैल्यू 1 डाल दिया तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है, और मुझे चाहिए भी क्या, 2 ही चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि क्वेश्चन वाला कुछ इस प्रकार से हिंट दिया था कि बीटा की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई। बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब ऊपर वाला स्टेटमेंट कर लेता हूं जिससे मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। अब बोल रहा है अगर मैं दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना गुना हो जाता है भैया, 8 गुना। कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। तो मैं दोनों की कंसंट्रेशन डबल करता हूं तो जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वो 8 गुना हो जाता है कि ए की पावर अल्फा, और बी का भी कंसंट्रेशन डबल करता हूँ और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। ये मेरे को पता है। तो देखिए 2 की पावर 1 बेटा कितना आता है, 2 आता है। 2 की पावर 1 कितना आ जाता है, 2 आता है। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, अल्फ़ा। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फ़ा। यहाँ पे जो टोटल आंसर है बेटा वो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो मतलब अल्फ़ा की कुछ ऐसी पावर आनी चाहिए जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ पे आंसर क्या है, 4। क्योंकि 4 × 2 ही किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। और मुझे पता है क्वेश्चन वाले ने बोल दिया है अगर मैं ए की पावर और बी की पावर दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने गुना हो जा रहा है, 8 गुना हो जा रहा है। और बीटा की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है तो 2 की पावर 1 हो गया 2। अब 8 लाने के लिए बच कितना गया, 4 बच गया। तो कैसे ना कैसे करके मेरा आंसर 4 आना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं 0 डालूंगा तो 2 की पावर 0 कितना आता है, 1। मुझे कितना चाहिए, 4। हो पाएगा क्या, नहीं। अल्फा की वैल्यू 1 डालता हूं तो 2 की पावर 1 कितना होता है, 2। मुझे कितना चाहिए, 4। हो पाएगा क्या, नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि आप 2 की पावर 2 डालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। और 4 × 2 कितना आ जाएगा, 8। तो यहां से अल्फा की वैल्यू 2 हो गई, बीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो जो मेरा रेट लॉ है या जो मेरा रेट इक्वेशन है वो हो जाएगा ए की पावर 2 और बी की पावर 1। कौन से ऑप्शन में हो रहा है भैया, सेकंड ऑप्शन में हो रहा है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिए इस प्रकार के सवाल वो बहुत फेमसली पूछता है कि आपको कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एक कंडीशन दे दी है कि कंसंट्रेशन डबल कर दिया, 4 गुना कर दिया, 8 गुना कर दिया, और अब ऑर्डर बता दो या रेट लॉ बता दो या रेट इक्वेशन बता दो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको करना कुछ भी नहीं है, वो जैसा जैसा बोल रहा है वैसा वैसा करना है। कंसंट्रेशन डबल करने बोल दिया, आप डबल कर दो। रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गई, बिल्कुल हो गई। बीटा मैच करके निकाल लो, फिर यहाँ से अल्फा मैच करके निकाल लो। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको आना चाहिए। कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम आने वाले लेक्चर में ऐसे, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिखो भाई। आगे बढ़े। फॉर अ रिएक्शन, और कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है ना, चलो ठीक। फॉर अ रिएक्शन PA + QB गिव्स प्रोडक्ट, द रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सबसे पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ, PA + QB गिव्स प्रोडक्ट, और आपको जो रेट लॉ दिया है = K A की पावर 1 और B की पावर M। तो बेटा यहाँ से अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन की जो भी स्टिक्योमेट्री है उसका मैं सम करूँगा तो मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी। तो मॉलिक्युलरिटी क्या आ गई, P + Q, और जो रेट लॉ है उसकी पावर का सम करूँगा तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। ये भी मेरे को पता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो P + 1 है क्या वो 1 + M से छोटा है, या जो P + Q है क्या वो 1 + M से बड़ा है, या P + Q 1 + M के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी, या P + Q 1 + M के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं बेटा। और ऐसे क्वेश्चन देख करके मेरे ख्याल से 90% पब्लिक को जो सबसे पहला ऑप्शन लग रहा होगा जो कि सही है वो कौन सा है,
सी लग रहा होगा, क्योंकि भैया हमको क्या पता, तुमने तो दोनों अलजेब्रा दे दिया, तुमने यहाँ पे m दे दिया, यहाँ पे p दे दिया यार, यहाँ पे q दे दिया, और बोल रहा है कौन सा बराबर है कौन सा नहीं है, और कोई भी डाटा इसको सपोर्ट करने का आपने नहीं दिया है, कोई ऐसा तरीका नहीं दिया है जिससे मैं बता सकूं कि 1 + m क्या वाकई में p + q से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई भी डाटा इस थीसिस को सपोर्ट करने के लिए नहीं दिया है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से एक ऑप्शन दे रहा है कि या तो वो बराबर हो सकता है या तो वो बराबर नहीं हो सकता है, तो आपको तुरंत जो है उस ऑप्शन को सही कर देना है, क्योंकि भाई कोई सपोर्टिंग डाटा उसने नहीं दिया है। p + q भाई ऑल आई नो, ये 100 ये 200 कुछ भी हो सकता है, ये 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता भाई, क्वेश्चन वाला दिया ही नहीं है डाटा। तो अगर क्वेश्चन वाला सफिशिएंट डाटा नहीं दिया है तो मे और मे नॉट इक्वल आपको डालना है। ऐसे भी क्वेश्चन वो परेशान करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। लिखो, आगे बढ़ते। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2 इज 3 × 10⁻⁵। तो रेट कांस्टेंट दिया है 3 × 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, और अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि सर ये सेकेंड इनवर्स दे दिया है, इसमें यूनिट दे दिया है, मतलब हमको ये कहना चाह रहा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन दे रहा हूँ भैया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रहा हूँ। आपको बोल रहा है जो रेट ऑफ रिएक्शन है ROR वो है 2 × 2.4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपसे पूछ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 कितनी होगी। तो यार ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, जैसे आपने डिकोड कर लिया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपका काम तुरंत सिंपल हो गया। आप रेट इक्वेशन बनाइए, ROR = K N2O5 की पावर क्या होगी 1, रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 2.4 × 10⁻⁵, ये है बेटा 3 × 10⁻⁵, और N2O5 का कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो देख लो 2.4 × 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू N2O5 की कंसंट्रेशन। काटा पीटी करे क्या, ये गया 1 पॉइंट है तो ये नीचे आ जाएगा, 3 8 × 24, 8/10 कितना हो गया 0.8। और यूनिट आप मोलार लिख सकते हो या मोल पर लीटर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस वगैरह किए, ये सारे कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं सिलेक्ट किया हूँ, आगे सीरीज में भी मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाते रहूँगा खोज के। हाँ आगे बढ़े। तो ये बेटा हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और कुछ हमने रिवीजन के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस किए। अब अगला टॉपिक शायद इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस दुनिया में आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के, उसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्वेश्चन आते ही आते हैं, पार्सल टाइप क्वेश्चन है, कंफर्म आते हैं। अगर आप 12वीं का बोर्ड दे रहे हो तो उसमें आएगा, अगर आप जेई दे रहे हो तो भी आएगा, अगर आप नीट दे रहे हो तो भी आएगा, आप CUET दे रहे हो तो भी आएगा, आप PAT दे रहे हो, आप ICR दे रहे हो, आप कुछ भी दे रहे हो, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन आते ही हैं। इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समझने के बाद इनसे ज़्यादा सिंपल भी कुछ नहीं हो सकता, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक रिएक्शन है A गिव्स B, T = 0 पे इनिशियल कंसंट्रेशन आपको पता है बेटा A होता है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की 0 होती है। T = एनी गिवन टाइम पे ये A - x और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखो जो मेरा रेट इक्वेशन है वो ऐसे ही बनेगा ना, ROR = K, A की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि ऑर्डर कितनी है 1, फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट पढ़ रहा हो इसीलिए मैं K की जगह क्या डाल देता हूँ K1। रेट ऑफ रिएक्शन का बेटा फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है x/t, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ इसलिए dx/dt लिख ले रहा हूँ। K1 A जो है A - x की पावर 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। A - x को इधर फेंकता हूँ, dt को इधर ले आता हूँ, तो dx/A - x बराबर किसका हो जाएगा K1 × dt। अब इंटीग्रेशन कर देता हूँ, इसका 0 से x तक और इसका 0 से t तक। इससे ज़्यादा मुझे इंटीग्रेशन आता नहीं है तो मैं लिख देता हूँ इंटीग्रेशन करने के बाद ऑन इंटीग्रेशन, और आपको भी जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेरिवेशन कुछ काम का नहीं है। इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका फॉर्मूला आता है, शायद इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो है K1 =
K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी log a अपॉन a माइनस एक्स। यस, यहाँ पे log आ गया है, मतलब अगली क्लास में हम पक्का log कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, ये जो t है वो टाइम है, k है जो रेट कांस्टेंट है, a क्या होता है आपको पता ही है, a होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पता है कि नहीं? बिल्कुल पता है। और a माइनस एक्स भी आपको पता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यही फॉर्मूला आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो घबराने की बात नहीं है, वो इस प्रकार से दिया हुआ है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट दिया है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन को ए टी दिया है। ये सेम चीज़ यहाँ पे ए है, एट टी टाइम 0 ए नॉट हो गया, एट टी टाइम टी ए टी हो गया। तो एनसीईआरटी में कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला दिया है, सेम मतलब होता है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। तो आज हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कल इसके बारे में खूब डिटेल में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में खूब ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होगी, इसकी हाफ लाइफ पढ़ेंगे, इसके ग्राफ पढ़ेंगे, और हाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉग सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम पार्ट 8 में फर्स्ट ऑर्डर और पढ़ेंगे। ओके।